बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास टॉपिक है अफाइन टेंसेस के रिलेटेड एग्जांपल्स का, जो कि अभी हम देखेंगे। ये अफाइन टेंसर का टॉपिक है और इसके बाद आपकी एग्जांपल्स भी आती हैं। वो आपने अच्छे से अपना पीडीएफ फाइल जो है वो देख लेना है कि आपने वो आपको कहाँ से अवेलेबल होता है। अगर आपको अवेलेबल नहीं होता तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको पीडीएफ फाइल ये वाला जो आपके 42 से 45 लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर दूँगी। अब आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं, ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली कार्टेशियन एंड अफाइन टेंसर्स की। अब कार्टेशियन और अफाइन टेंसर की एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास कह रहा है कि शो दैट द परमुटेशन सिंबल जिसको आप लेवे से बीटा या अल्टरनेटिंग टेंसर आप पीछे पढ़कर आए हैं, एप्सिलॉन आई जे डिफाइन कर रहा है एक डायरेक्ट कार्टेशियन टेंसर को ऑन अवर आर स्केल। अब आपने अज्यूम करना है कि जो एप्सिलॉन आई जे इज डिफाइंड इन द सेम वे फॉर ऑल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप उस एप्सिलॉन आई जे को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्लेन करें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को यूज़ करते हुए, तो वो कार्टेशियन और वो एक सेम वे में जो है वो अपने आप को डिफाइन करेंगे। तो आपके पास एप्सिलॉन आई जे परमुटेशन सिंबल के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन थी परमुटेशन सिंबल के लिए, कि जब आपके पास टर्म्स इक्वल होती हैं, हम पहले परमुटेशन सिंबल को रिमाइंड कर लेते हैं कि जब आपके पास आई और जे इक्वल होता है तो आंसर 0 आता है। ये आपके पास लिखी हुई है लास्ट पे। जब आई जे इक्वल होता है तो आंसर 0 आता है। जब आई 1 और जे 2, जब आपके पास एक साइक्लिक ऑर्डर चल रहा होता है तो आपके पास आंसर 1 आता है। और जब आई रिवर्स ऑर्डर चल रहा होता है तो आपके पास आंसर -1 आता है। तो अभी हम आपके पास जो एप्सिलॉन आई जे गिवन है उसको देख लेते हैं। अब उसके लिए आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो डिफाइन है वो एक्स टिल्डा आई सिस्टम है। अब एक्स टिल्डा आई सिस्टम के लिए उन्होंने एक वैल्यू दी हुई है ए आई जे एक्स जे, और वो कहता है कि अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट इसको कहते हैं और अगर हम इसका मॉड लेते हैं, इसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आंसर 1 देता है। जबकि ये जो आपके पास ए आई जे का ट्रांसपोज और ए के एल है, ये आपके पास क्या वैल्यू दे रहे हैं, डेल्टा पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, ये उसने हमें गिवन दे दिया। मतलब आप इसका ट्रांसपोज लें और उसको मल्टीप्लाई करें, इनर प्रोडक्ट या कुछ भी करें, तो आपके पास वो डेल्टा पी क्यू आपके पास आना चाहिए। अब हमारे पास हम इसको प्रूव करेंगे। हमने कार्टेशियन टेंसर लॉ जनरेट कर लेना है एप्सिलॉन आई जे के लिए। एप्सिलॉन आई जे के लिए जब आप कार्टेशियन टेंसर लॉ जनरेट करेंगे तो आई कंपोनेंट आपके पास कोवेरिएंट फॉर्म है। कोवेरिएंट के लिए आपके पास आर हमने आई के लिए आर कंपोनेंट यूज़ कर लिया एंड जे के लिए हम एस यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इसको ओपन कर लिया एप्सिलॉन आर एस ए आई आर ए जे एस। अब हमने इसको वेरी करना है वैल्यूज़ को। अब आपके पास आई आर और एस डमी है यहाँ पे, और आई जे हमारे पास फ्री इंडिसेस हैं, तो हम आई जे आर एस को वैल्यू वेरी करेंगे जो वो 1 और 2 करेंगे। सबसे पहले हम एप्सिलॉन 1 और जे आई भी 1 पुट करते हैं, जे भी 1 पुट करते हैं। जब आई भी 1 होगा, जे भी 1 होगा, तो एप्सिलॉन 1 1 होगा। एप्सिलॉन आर एस एज इट इज़ ए 1 आर ए जे एस। अब हम आर और एस को वेरी करना स्टार्ट करेंगे। जब आप आर और एस को 1 वैल्यू, अब हम क्योंकि हमने आई जे को 1 वैल्यू दी, अभी हम आर और एस को भी 1 वैल्यू ही देते हैं पहले वाली कंडीशन के अंदर। देखिए मेरे पास ये फॉर्म बन के आ चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 1 वैल्यू देती हूँ, एप्सिलॉन आर 1, एप्सिलॉन आर एस की जगह पे भी 1। अब मेरे पास ये ए 1 आर है, तो आर की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू देने लगी हूँ 1, और यहाँ पे मैं आर की जगह वैल्यू, अब एक दफ़ा आर की जगह मैंने वैल्यू दे ली 1, और एच की जगह भी मैं यहाँ पे वैल्यू देती हूँ 1। अगर आप इसको दूसरी तरह वेरी करना चाहते हैं ना, यहाँ पे आपकी थोड़ी वैल्यूज़ को वेरी उन्होंने किस तरह से किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। एक जैसे मैं वेरी कर रही हूँ वो भी बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास ये देखें, वेरी हमने ऐसे सीखा था कि हम पहले आर कोई डमी को, किसी एक डमी को जो है वो वेरी करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमने आई जे को वेरी कर लिया। आप देखिए उन्होंने क्या किया है, आर को 1 वैल्यू दी है, एस को 2 वैल्यू दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया, आर को 2 वैल्यू दी है यहाँ पे इस केस के अंदर, और एस को 1 वैल्यू दे दी है, और ये आपके पास फॉर्म बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म आपके पास किधर गई है। तो इस फॉर्म के लिए क्या होगा कि जब आप इस फॉर्म का क्या करेंगे आप, कि जब आप आर और एस को वैल्यू देंगे ना, और जब ये वाला आर और एस किस तरह से चेंज होगा, आपने उसी तरह अपनी वैल्यूज़ को वेरी करना है जैसे आपको सिखाया गया है पहले। अब जब ये वाला आर और एस दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ 1 1 हो जाती हैं, और जब हमारे पास एप्सिलॉन के लिए परमुटेशन सिंबल के लिए कंडीशन है कि जब
आई और जे इक्वल हो जाते हैं तो आपके पास आंसर क्या देता है, वो 0 देता है। अब आई भी मैं फॉर एग्जांपल कंसीडर करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1 है और जे भी मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास 1 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके लिए आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाली फॉर्म तो हम 0 कंसीडर यहाँ पे करके इसको 0 कर सकते थे, लेकिन हमने इसको पूरा सॉल्व किया कि आप देखें ये A11 है, तो इसके लिए मेरे पास जब आई जे इक्वल है तो आंसर 0, A12 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये पूरी टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली टर्म भी आपके पास 0 हो जाएगी इस A11 की वजह से। तो आपके पास एप्सिलॉन टिल्डा 11 का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से एप्सिलॉन 12 फाइंड करेंगे। अब मैं I1 पुट करूँगी, J2 पुट करूँगी, यहाँ पे भी I1 पुट करेंगे, J2 पुट करेंगे और I, R और S को फिर वेरी कर लेंगे। अब मैंने एप्सिलॉन 12 पुट किया, ये वैल्यूज वेरी करना स्टार्ट की। यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, आपके पास R को जब हम वेरिएशन देंगे तो आपके पास ये कंडीशन जो है वो 1 आंसर देगी। अभी हम इस वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं। आज जब मैंने 1 पुट किया और फिर मैंने S2 पुट किया, सिमिलरली R2 पुट किया और S1 पुट किया, ये वैल्यूज पुट कर ली। अब ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी इस A11 की वजह से, और ये वाली टर्म में A12 तो 1 आएगा, लेकिन A21 क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि आपके पास परमुटेशन सैम्पल में हमने ये देखा था कि परमुटेशन सैम्पल में क्या होता है कि जब आपके पास आप रिवर्स ले चलते हैं तो आपके पास वो आंसर क्या देता है, -1 देता है। तो अब आपके पास A12 है तो और ये तो आंसर आपको 1 दे रहा है, लेकिन ये A21 -1 दे रहा है, तो ये -1 और 1 आपके पास -1 हो गया, और ये माइनस और ये माइनस +1 प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। मैं आपको असल में परमुटेशन सैम्पल निकाल के दिखाना चाह रही हूँ कि जब आपके पास ये टर्म्स 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो देखें 1 से 2 की तरफ ये जब टर्म्स जा रही हैं तो आपको आंसर दे रही है, ये देखें 1 2 था तो आंसर 1, और अगर जब आप 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो ये आप बस 2 से 1 रिवर्स आर्टर तो आंसर -1, इसलिए यही चीज़ यहाँ पे जो है वो डिफाइन हुई हुई है। इसी तरह से अब आप एज AIJ अगर आप सिंपल डिफाइन कर लें तो I11 पुट करें एक दफ़ा और J22 इसको वेरी करें तो आपके पास आंसर 1। अभी हमने एप्सिलॉन 11 12 फाइंड किया, अभी हम एप्सिलॉन 21 और एप्सिलॉन 22 भी इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स पे फाइंड आउट करेंगे। हमने ये भी फाइंड आउट कर लिए सारी वैल्यूज़ जो जैसे आपके पास आपको यहाँ से समझ आ जाएगी, जैसे आपके पास ये टर्म सेम हुई आपका आंसर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये टर्म सेम तो आंसर 0, अगर ये टर्म साइक्लिक में है तो 1, और अगर रिवर्स है तो आपके पास ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमने इसी तरह से 21 एप्सिलॉन 22 को वेरी किया। अब आपने पहले I को 2 और J को 1 पुट किया, फिर R को 1 और S को 2, फिर R को 2 और S को 1 यहाँ पे पुट किया हुआ। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। आप देखें हमने ये चारों सॉल्व कर लिए हैं और हमने बताना था उसको कि अगर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को रेक्टेंगुलर से हम उसको परमुटेशन सैम्पल से भी हम अफाइन टेंसर्स को जो है वो हमारे पास सेम वे में एक्सप्लेन होते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और हमने कहा कि एप्सिलॉन IJ जो है वो डायरेक्ट कार्टेशियन टेंसर है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कि प्रूव द कोफिशिएंट CIJ ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसका जो कोफिशिएंट ये वाला है ये एक ट्रांसफॉर्म करता है अफाइन टेंसर को, और दूसरा पार्ट वो कह रहा है कि द ट्रांस CII ऑफ CIJ इज द कार्टेशियन इनवेरिएंट। और अब दूसरा पार्ट भी अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं कि जो कोफिशिएंट है ये किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म 1 के इक्वल है और ये किस तरह से एक अफाइन टेंसर को जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है। तो सबसे पहले तो हमें एक्स टिल्डा इस सिस्टम के लिए हमने एक सिस्टम ले लिया, एक्स टिल्डा इस सिस्टम के लिए जो हमने फॉर्म ली उसके लिए AI लिया कंट्रावेरिएंट फॉर्म, उसके लिए कंपोनेंट J ले लिया। अब अगर हम एक्स टिल्डा इस सिस्टम का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो मेरे पास XI सिस्टम हो जाएगा, और XI सिस्टम में मैंने उसका B फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर लिया, BIJ लिख लिया, और उसका जो कंपोनेंट है वो एक्स टिल्डा में इन्वर्स ले रहे हैं। तो अगर आपके पास पहले यहाँ टिल्ड सिस्टम था तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आप देखें ये AIJ उन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास AIJ है ये वाला AIJ ये इस BIJ का क्या है, इन्वर्स है। तो यहाँ AIJ इन्वर्स इज इक्वल टू BIJ, और ये टिल्डा सिस्टम से हम नॉन
ट्रिल सिस्टम में हमने उसका इन्वर्स फाइंड किया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें चाहिए थी, सी आई जे एक्स आई एक्स जे हमारे पास गिवन था, वो 1 के इक्वल था। अब सी आई जे तो एज इट इज एक्स आई और एक्स जे की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। देखिए एक्स आई हमने फाइंड किया बी आई जे एक्स डेल्टा जे, वो हमने लिख लिया, और इसी तरह से एक्स जे हम लिख लेंगे। अब देखें ये एक्स आई है, आप इसको एक्स जे भी कर सकते हैं। अगर आप देखें एक्स आई है, यहाँ पे जे जे सिस्टम है, तो अगर यहाँ पे भी मैं जे ही एक्स आई में पुट कर देती तो यहाँ पे ये जे दोनों मिक्सअप हो जाना थे। इसलिए जो मैंने एक्स आई सिस्टम के लिए कंपोनेंट यूज़ किए वो आर यूज़ किए, और जो एक्स जे सिस्टम के लिए वो यूज़ किए एस यूज़ कर लिए। ठीक है, अब ये सारे फॉर्म्स को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, बी आई आर, बी आई एस, एक्स टिल्डा आर, एक्स टिल्डा एस। और अब आपने क्या करना है, ये वाली जो आपकी फॉर्म है सी आई जे, देखिए आई डमी है यहाँ पे, जो आपके पास ये सारी फॉर्म है, और आपने इस सारी फॉर्म को सी टिल्डा आर एस में के इक्वल रख लेना है। यहाँ पे यही बात लिखी है कि जो आपके पास सी आई जे, बी आई आर और बी जे एस फॉर्म है, आई और जे डमी है, तो ये जब डमी होते हैं तो आप अगर आप याद करें, हमने कोरोनिकल डेल्टा को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि जब आपके पास आंसर्स इक्वल आते थे, आई आई इक्वल आते थे तो आंसर 1 देता था, जे जे इक्वल आते थे तो 1 देता था, आई जे दोनों 1 हो जाएंगे। आपके पास क्या फॉर्म सिर्फ बचेगी, आर और एस बचेगी, तो सी आर एस टिल्डा का नाम दे दिया हमने यहाँ पे। अभी हमारे पास इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है एक अफाइन टेंसर की फॉर्म में, जो कि ऑर्थोगोनल नहीं होती है, जो कि ऑर्थोनॉर्मल नहीं होती है। ठीक है, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था कि हमने उसको सी आई आई को प्रूव करना था। हम इस दफ़ा इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। सेकंड पार्ट में बताना था कि जो ट्रांस सी आई आई ऑफ सी आई जे द कार्टेशियन इनवेरिएंट, तो इसके लिए हम प्रूव करेंगे, ये आपके पास ये एक दूसरे का इन्वर्स थे हमने देखा। अब हमने सी आई आई को प्रूव करना है। सी आर एस की इक्वेशन हमारे पास एक इक्वेशन लास्ट पे अभी ये बनकर आई थी, जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया कि सी आर एस इक्वल है सी आई जे बी जे आर और बी जे एस की, यही इक्वेशन बनकर आई थी अभी लास्ट में हमारे पास। फिर हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लिया। अब हम क्रोनिकल डेल्टा की इक्वेशन को यूज़ करके इन कंपोनेंट्स को, जो आई और जे फॉर्म थी, आर और एस फॉर्म थी, अब हम आर और एस फॉर्म को इक्वल रख लेते हैं। जब आप आर और एस को इक्वल रखेंगे क्रोनिकल डेल्टा यूज़ करके, तो ये एस भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास एस टर्म आर के इक्वल हो जाएगी। अब आपके पास ये फॉर्म बनकर आ चुकी है बी आई आर ए आर जे सी आई जे। अब आप यहाँ पे आर और आर डमी हो गए हैं, आप क्रोनिकल डेल्टा यूज़ करेंगे तो डेल्टा आई जे हो गया, और ये सी आई जे। अब आपके पास आई भी डमी है, जे भी डमी है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जे को इक्वल रख लें या आई को इक्वल रख लें। लेकिन आपने यहाँ पे सी आई को ट्रांस कार्टेशियन बताना था, तो हम जे इक्वल रख लेते हैं और आपके पास आई फॉर्म बन जाएगी, तो आपके पास सी आई और ये सी टिल्डा आर आर सी आर आर के या सी आई के इक्वल आ गया, और ये जो सी आई जे है ये कार्टेशियन इनवेरिएंट है। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपके पास है ये वाली एग्जांपल, एक मिनट, इसके बाद आपके पास ये वाली एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास यू आई वी आईज गिवन है। अब आपने ये यू आईज और वी आईज को बताना है कि ये जो आपके पास पहला पार्ट है इसका जो है वो स्केलर प्रोडक्ट इनवेरिएंट है अंडर कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो स्केलर प्रोडक्ट इनवेरिएंट होने का मतलब है ये आपके पास यू आई और वी आई ऐसी फॉर्म गिवन है और आपने इसका प्रोडक्ट लेके बताना है कि ये इनवेरिएंट है। ये पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यू आई के लिए हमने कोवेलेंट फॉर्म ओपन कर ली, वी आई के लिए नेक्स्ट कोवेलेंट फॉर्म ओपन कर ली। आप देखें यू आई वी आई दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, यू आई पार्शियल एक्स जे पार्शियल एक्स आई यू जे लिख लिया एंड देन वी आई। आप देखिए हमारे पास, क्योंकि आप अफाइन टेंसर पढ़ रहे हैं और अफाइन टेंसर में अगर मैं इन कंपोनेंट को इस तरह से लिख देती और फिर हमने इसको प्रूव करना था कि ये स्केलर प्रोडक्ट इनवेरिएंट आता है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर ये यू आई और वी आई यू टिल्डा आई वी टिल्डा आई से हमने प्रूव करना है कि अगर मैं प्रोडक्ट ले भी लेती हूँ तब भी मेरे पास इसका आंसर यू आई वी आई आएगा टिल्डा से नॉन टिल्ड सिस्टम में। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो अफाइन टेंसर के लिए जो एग्जांपल है, हम इस पार्शियल एक्स टिल्डा आई को आप ऊपर लिख लेंगे और पार्शियल एक्स आर को, ये इससे क्या होगा, ये टिल्डा सिस्टम आई और टिल्डा आई कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स आर रह जाएगा। अब आप पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स आर को क्या लिख सकते हैं, क्रोनिकल डेल्टा यूज़ करके डेल्टा जे आर लिख सकते हैं, और फिर आप क्रोनिकल डेल्टा की कंडीशन यूज़ करके जे और आर को इक्वल रख सकते हैं, यू आर और आर को फिर आप आई के इक्वल रख लें, यू आई वी आई। तो हमें पता चला कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इनवेरिएंट है अंडर कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने बताना है कि जो यू आई और वी आई का ये है, ये एक अफाइन इनवेरिएंट है।
UI/VI की हमने फॉर्म लिख लेनी है और हमने इसके पार्ट में ये था कि ये डेल्टा GR के इक्वल है। तो अब देखें कि ये फॉर्म हमने अफाइन इन्वेरिएंट कंसीडर कर लिया, हमारे पास UI/VI हमने पीछे वाली एग्जांपल में लिया, दोनों का प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने से ये फॉर्म हमारे पास बन के आई है। और ये फॉर्म अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको उसके रियल कोवेरिएंट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे इसको बताने के लिए कि ये जो है वो एक अफाइन इन्वेरिएंट नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ये डेल्टा JR की इक्वल नहीं है अंडर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, सो इट इज़ नॉट एन अफाइन इन्वेरिएंट। तो ये था आपका इसका पार्ट, सेकंड पार्ट। और ये आपके पास दो एग्जांपल्स यहाँ पे, एक ये एग्जांपल आपके पास है, ठीक है, ये जो हमने अभी सॉल्व की, इसके बाद आपके पास एक ये एग्जांपल हमने सॉल्व की इससे रिलेटेड, अफाइन टेंसेस से रिलेटेड, और एक ये हमने एप्सिलॉन वाली एग्जांपल जो है वो सॉल्व की। तो आपके पास ये टोटल 3 जो एग्जांपल्स हैं, आपने अच्छे से इनको नोट कर लेना है। आपके हैंडआउट्स में यहाँ पे मुझे नहीं मिली हैं, तो आपने इनको एक दफ़ा देख लेना है। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।